हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। हमने CHNM, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ICT, SM, IT इन सब ट्रेड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने चैनल पर डाले हैं, जैसे लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम, नेटवर्किंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप अपने पेपर से पहले इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स, ED, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ES इन सब के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो आप उनको देख के भी अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS? OS का मतलब है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है इनमें से? A कैलकुलेशन, B वर्ड प्रोसेसिंग, C ड्राइंग प्रोसेसिंग या D प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो आप लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है और आई थिंक सबको इसका आंसर मालूम होगा। तो प्रोसेस होता क्या है जनरली? जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो कौन सा फंक्शन होता है। जनरली कैलकुलेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, ड्राइंग प्रोसेसिंग इन सब के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? प्रोसेस और मेमोरी को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि किसी भी प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, एनेबल करता है उस प्रोसेस को, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो भी चीजें उसको चाहिए उसको अरेंज करके देता है, और जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसको टर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था D, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम? मतलब इनमें से प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन जो है उसके अंडर क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस मैनेजमेंट वाले फंक्शन के अंडर क्या आता है? A एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, B मेमोरी, C प्रोटेक्टिंग, D बफर्स। जल्दी से बताओ इसका आंसर। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको कि मेमोरी और बफर जो है वो स्टोरेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम तो है लेकिन वो स्टोरेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्रोटेक्टिंग जो है वो सिक्योरिटी फीचर से रिलेटेड है। तो प्रोसेस से रिलेटेड काम जो होगा वो क्या होगा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। तो वो किसके अंडर आता है? प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर था A, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTOS इन ऑपरेटिंग सिस्टम? RTOS की फुल फॉर्म क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में? अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में RTOS क्या होता है? रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ओन सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका आंसर बताइए जल्दी से।
डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो यूजर को हेल्प करते हैं इंटरैक्टिवली वो हार्डवेयर से बात कर सके। जैसे विंडोज जो है उसमें बहुत सारे GUIs हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो इंटरैक्टिव है, इजीली यूजर उसको यूज कर पाता है। ऐसे ही मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें मोर देन वन प्रोसेसर होता है और हर प्रोसेसर के पास अलग अलग जॉब्स जाती हैं एग्जीक्यूशन के लिए। ऐसे ही RTOS जो होते हैं वो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेशली डिजाइन किया जाता है कि पर्टिकुलर जॉब को जब हमें फिक्स डेडलाइन में कंप्लीट करना है तो हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। जनरली जैसे ये रोबोटिक्स में, रिसर्च में, एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है कि विद इन अ फिक्स डेडलाइन हमें अगर रोबोट की मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर करवानी है तो वो फिक्स टाइम में ही मूव करेगा ना, लेट तो नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों के लिए जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल भी होता है तुम्हारे सिम्बियन OS, विंडोज CE, RT Linux, ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ RTOS क्या थी? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था, करेक्ट आंसर, दैट इज डी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक भी पता होना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस विंडोज XP? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज XP को किस ईयर में लॉन्च किया था? बताओ इसका आंसर। विंडोज इवोल्यूशन चार्ट पढ़ा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो पढ़ लिया होगा, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। फिर विंडोज के वर्जन भी तुम्हें पता होना चाहिए कि 7 कब आई थी, 10 कब आई थी। तो जल्दी से बताओ किसको इसका आंसर पता है। स्टार्टिंग हमारी MS-DOS से हुई थी 1985 में, फिर हमारी विंडोज NT आई थी 1993 में। ये 16 बिट जो है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। उसके बाद हमारी विंडोज XP आई थी 2001 में, C ऑप्शन, जो 32 बिट थी। फिर विंडोज XP का 64 बिट वर्जन आया, फिर XP Pro आया, फिर सर्वर 2003 आया, फिर विंडोज विस्टा आई 2006 में, फिर विंडोज 7 आई 2009 में, विंडोज 8 आई 2012 में, विंडोज 10 आई 2015 में, और अब विंडोज 11 जो है अगस्त 29 2020 को रिलीज होनी थी। उसको एज अ सेपरेट विंडो लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि विंडोज 10 का एक अपडेट जो है उसी को ही एज अ विंडोज 11 लॉन्च किया गया। तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। लेटेस्ट भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है और प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विंडोज के इवोल्यूशन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था C, 2001। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ये सबको पता होगा। GUI क्या है? GUI पहले हम माउस और कीबोर्ड, एक्चुअली पहले सब ना कमांड बेस्ड काम होता था कि जैसे टर्मिनल पे हमने कोई भी कमांड लिखी, कोई भी फोल्डर ओपन करने के लिए, कॉपी करने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इतना इंटरैक्टिव OS है कि कीबोर्ड की कीज, माउस के पॉइंटर से ही हम सारा काम कर लेते हैं। तो GUI में क्या होता है कि इट यूजेस आइकन, पिक्चर्स, एरोज, मेन्यूज फॉर मूविंग, डिलीटिंग, ओपनिंग, नेविगेशन, इन सब चीजों के लिए हम माउस और कीबोर्ड का यूज कर पाते हैं GUIs में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यही पूछा गया था कि फुल फॉर्म क्या होती है GUI की। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ए, पहले कमांड बेस्ड होता था, आजकल GUI बेस्ड होता है। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस हम बहुत सारे ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं और यूजर इजीली हार्डवेयर को यूज कर सकता है। पहले कमांड लिखते थे हर एक चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, which folder stores deleted items such as folders and files?
ये सबको पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हो रहा है। लास्ट ईयर बहुत बारी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है क्वेश्चन पेपर्स में, तो इसीलिए ये इस क्वेश्चन बैंक में भी है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, सबको मालूम होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं और इसका करेक्ट आंसर है डी, रीसाइकिल बिन। सबको मालूम है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, which software compresses larger files into a smaller file? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्रेस करता है लार्जर फाइल को स्मॉलर फाइल में? विनजिप, विनस्टाइल, टेली या लिनक्स? विनस्टाइल क्या है? विनस्टाइल जो है जनरली थीम होती है विंडोज के लिए। और लिनक्स क्या है? ये LYNX है। ध्यान से देखो इसको, LINX नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, LYNX। ये टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर बोल रही हूं मैं, वेब ब्राउजर, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, वेब को ब्राउज करने के लिए यूज होता था यूनिक्स में। तुम्हारे विंडोज NT में जो ब्राउजर यूज होता था वो यूज होता था ये वाला LYNX। टैली जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और विनजिप जो है ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है लार्जर फाइल्स को कंप्रेस करता है स्मॉलर फाइल में। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, विनजिप। क्वेश्चन नंबर 8, which among the following is a program used to play both audio and video files on Windows? इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो ऑडियो और वीडियो दोनों फाइल्स को प्ले करता है, या फिर साइड बाय साइड, मतलब हम जो है वीडियो फाइल को भी प्ले कर सकते हैं इसमें और ऑडियो फाइल को भी प्ले कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखो इसमें ए ऑप्शन में इंटरनेट एक्सप्लोरर की स्पेलिंग मिस्टेक है। ये सब क्वेश्चन जो है भारत स्किल से लिए गए हैं और लास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ो। ए जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी विंडोज मीडिया प्लेयर, सी विंडोज एक्सप्लोरर, डी विंडोज क्लिपबोर्ड। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तुम्हें पता है ब्राउज करने के लिए यूज होता है। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल के लिए, फाइल जितनी भी है उनको अगर एक्सप्लोर करना है तो हम पहले विंडोज एक्सप्लोरर यूज होता था, अभी उसका नाम बदल के फाइल एक्सप्लोरर कर दिया गया है। सारी फाइल्स को एक्सप्लोर करने के लिए यूज होता है। देन विंडोज क्लिपबोर्ड जो है वो जो भी तुम कॉपी एंड पेस्ट करते हो विंडोज में, वो क्या ऑप्शन आता है कि सेव टू क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में सेव करना चाहते हो तो क्लिपबोर्ड चेक करने के लिए कि आज तक तुमने क्या कॉपी और पेस्ट किया है क्लिपबोर्ड में, तो उसके लिए आप विंडो में चाहे कहीं पे भी है, आप विंडो प्लस वी यानी विंडो की प्लस वी करोगे तो आपके सामने क्या होगा, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। वो दिखाएगा कि आज तक आपने क्लिपबोर्ड में क्या क्या पेस्ट किया हुआ है। तो वो विंडोज क्लिपबोर्ड होता है, मतलब इमेजेस को स्टोर करने के लिए जो भी आपने पेस्ट करी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स प्ले करने के लिए हम कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं? विंडोज मीडिया प्लेयर। बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैप्स कन्वर्ट्स स्पोकन सेंटेंस इनटू टेक्सचुअल डेटा इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कैप्स या प्रोग्राम, तुम इसको समझो, यूज किया जाता है जिसमें स्पोकन सेंटेंसेस जो हम बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। आई मीन ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो स्पोकन सेंटेंसेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है? ए ऑप्शन स्पीच रिकॉग्निशन, बी स्मार्ट टर्मिनल, सी साउंड रिकॉर्डर या डी डम टर्मिनल। जल्दी से इसका आंसर बताओ।
आंसर तो करेक्ट दे दोगे, लेकिन बाकी ऑप्शंस का भी क्लैरिफिकेशन देना मुझे कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। स्मार्ट टर्मिनल और डम टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल इज रेफर्ड टू मॉनिटर। तो ऐसा मॉनिटर जिसकी कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, मतलब वो सिंपल आउटपुट डिवाइस की तरह यूज होता है, जैसे जो भी कंप्यूटर ने प्रोसेस किया उसका आउटपुट दिखा देता है, तो वो होता है हमारा डम टर्मिनल। स्मार्ट टर्मिनल क्या? ऐसा मॉनिटर जिसके अंदर खुद स्मार्ट फंक्शनैलिटी है, खुद प्रोसेसर है, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट को ब्राइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ब्लिंकिंग कर सकते हैं। तो जिस टर्मिनल के पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसको हम स्मार्ट टर्मिनल बोलते हैं। साउंड रिकॉर्डर, पता है कि खाली साउंड रिकॉर्ड होगी। स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है कि जो भी हम बोलते हैं उसको वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम यूज होता है स्पोकन सेंटेंसेस इनटू टेक्सचुअल डेटा के लिए, वो है स्पीच रिकॉग्निशन। समझ आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर था ए। अब क्वेश्चन नंबर 10, Which among the following shortcut key is used to capture screen in Windows? स्क्रीन कैप्चर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? ए डिलीट, बी प्रिंट स्क्रीन, सी कंट्रोल प्लस पेज डाउन या डी कंट्रोल प्लस पेज अप। जल्दी से बताओ। सब लोगों ने अपनी फाइल में इमेजेस पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज भी किया होगा, या फिर स्निपिंग टूल यूज किया है। विंडोज का इनबिल्ट फंक्शन होता है स्निप करना, मींस जितना एरिया को, डिफाइंड एरिया को तुम कट करना चाहते हो उतने एरिया को तुम कट भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना भी होता है, मतलब विंडोज में पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी आ जाता है। ये सब चीजें एक्सप्लोर करना। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। डिलीट जो है वो तुम्हें पता है इरेज करने के लिए होता है टेक्स्ट बेस्ड में। कंट्रोल प्लस पेज डाउन जो है, एक पेज नीचे जाने के लिए ये की यूज होती है, और एक पेज ऊपर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप यूज होती है। स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन नाम का PRTSC ऐसे तुम्हारे कीबोर्ड में मिलेगा, उसको प्रेस करोगे तो प्रिंट स्क्रीन हो जाता है, और उसको तुम वर्ड में भी पेस्ट कर सकते हो या फिर बिटमैप के थ्रू एक न्यू इमेज भी बना सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रन कमांड इन विंडोज? विंडो प्लस R की का हम यूज क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? फाइल्स डिलीट करने के लिए, सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के लिए, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, या बैकग्राउंड सेटिंग्स चेंज करने के लिए? जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर आता होगा। ऑब्वियसली किसी फाइल को हम डिलीट करने के लिए तो रन कमांड का यूज करते नहीं है। सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी है तो हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम राइट क्लिक करके पर्सनलाइज या फिर डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे। तो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, जैसे अगर मैं लिखूं विंडो प्लस R की, मैंने प्रेस की तो रन कमांड आ जाती है। देखो मैं यहाँ पे भी करती हूँ, ये आ गई। और यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ CMD, तो अगर मैं ओके पर क्लिक करूंगी तो मेरा CMD ओपन हो जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम जो है वो रन कमांड का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर कट एंगल इन विंडोज एक्सप्लोरर? कट एंगल का इधर कोई मीनिंग नहीं है, सिंपली तुम यही समझो कि शॉर्टकट फॉर कट इन विंडोज एक्सप्लोरर। अगर कुछ कट करना है तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V या फिर Ctrl+A। सिंपली पूछा गया है कट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है।
तो जनरली जब हम विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर में कट भी करते हैं तो आइकन्स क्या हो जाते हैं, सिर्फ डल हो जाते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो कट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? सी हमारी किसके लिए होती है? कॉपी। वी पेस्ट के लिए होती है। ए सेलेक्ट ऑल के लिए होती है। कट करने के लिए हमारी यूज होती है कंट्रोल एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। What is the diagnosis mode of Windows? विंडोज को डायग्नोस करने के लिए कौन सा मोड यूज होता है? अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है या फिर विंडोज में प्रॉब्लम आ रही है तो चेक करने के लिए, तो विंडोज को डायग्नोस करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई हार्डवेयर चेंज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर चेंज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या कोई वायरस जो है जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम विंडो को कौन से मोड में चलाते हैं? सेफ मोड में चलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, सेफ मोड। क्वेश्चन नंबर 14। What is NTLRD in Windows NT System? वैसे तो ये बहुत पुरानी विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट स्टिल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। तो विंडोज एनटी सिस्टम में NTLRD क्या होता था? इनपुट डिवाइस का नाम है, आउटपुट डिवाइस का नाम है, बूट लोडर का नाम है, या मेमोरी का नाम है? जल्दी से बताओ इसका आंसर, किसी को पता है? लेट्स सी किस किस को पता है। इनपुट डिवाइस हो नहीं सकता, आउटपुट डिवाइस है नहीं, मेमोरी से रिलेटेड भी नहीं है, ऑब्वियसली बूट लोडर है। बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर जो है हमारा प्रोग्राम होता है जो हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं जब इनिशियली हमारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है। तो बूट लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वो जरूरी फाइल है जो हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं और उसके बाद कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऐसे ही स्टार्ट करते ही तो हमारा ये नहीं है ना कि हमने सिस्टम ऑन हुआ और माउस से क्लिक करना शुरू कर दिया या काम हमारे फाइल चलनी शुरू हो गई, वर्ड की फाइल या गाने, ऐसे नहीं है। पहले जो है हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा हार्डवेयर चेक होता है एंड देन जाके हमारा बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कुछ जरूरी फाइल है उनको हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं, तब जाके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो NTLRD क्या था? एंटी लोडर। एंटी है ना विंडोज एंटी, तो इसको एंटी लोडर भी बोलते हैं। ये जनरली क्या था? हमारा बूट लोडर या फिर बूट स्ट्रैप लोडर या फिर अब तो बूट MGR ही बोलने लग गए हम। ऐसी फाइल्स होती हैं दैट आर लोडेड इनटू वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो सके। क्लियर है? तो 14th का आंसर था सी, बूट लोडर। क्वेश्चन नंबर 15। अभी मैंने बताया कि बूट लोडर को हम बूट स्ट्रैप लोडर, बूट प्रोग्राम या बूट MGR भी बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बूट MGR? बूट MGR का काम क्या होता है? सेव करने का, टू लोड वॉल्यूम बूट कोड, टू डिलीट या टू रन? तो इनिशियली बूट MGR का काम क्या होता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो, अभी बताया बिल्कुल। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है लोड करना, बूट कोड को लोड करना मेन मेमोरी में ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो सके। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पार्ट जो है वो रैम में स्टोर करना, तब जाके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सारा होल्ड आता है। तो वो फंक्शन होता है बूट MGR का। करेक्ट आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट इन सिस्टम? पोस्ट क्या होता है? पोस्ट की फुल फॉर्म बताओ, किस बच्चे को पता है?
ए ऑप्शन पावर ऑफ सेल्फ टेक्स्ट, बी पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, सी पावर ऑन स्टार्ट टेक्स्ट या डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखो, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो भी हमारे हार्डवेयर है वो चेक होते हैं। जैसे अगर हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही तो एरर आ जाता है कि हार्ड डिस्क इज नॉट डिटेक्टेड, या फिर कीबोर्ड या माउस इज नॉट डिटेक्टेड। तो इनिशियली हमारा क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब कि जितना भी हार्डवेयर हमारा लगा हुआ है क्या वो सही लगा हुआ है, अगर सही लगा हुआ है तो ही आगे का प्रोसीजर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है चैनल पे UEFI वर्सेस बायोस, तो उस वीडियो को जाके देखना। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया कि कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से शुरू होता है और क्या क्या प्रोसेस हमारे कंडक्ट होते हैं। तो उस वीडियो को देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हार्डवेयर चेकिंग होती है कि प्रॉपरली सारा हार्डवेयर लगा है, उसी को हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन होते ही एक सेल्फ टेस्ट चलेगा कि सारा हार्डवेयर हमारा प्रॉपरली लगा हुआ है, उसके बाद आगे फर्दर कोई भी काम होगा। तो पोस्ट जो है उसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियोस देखते रहो। और लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस है सारे रिवाइज करो, क्योंकि बहुत जल्दी जो है मैं तुम लोगों का टेस्ट लेने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आज तक करवाए हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करो। और तुम्हें पता भी होगा तुम्हारे CITS के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम भी होंगे, और ऐसे ही देखते रहना सारी वीडियोस को। तो आज के लिए बस इतना ही, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।